Hello everyone. Today we will discuss electropolitics part 3 for class 9th. Let's start from the meaning of elector constituency, जिसे हम सीट भी बोल देते हैं. कॉन्स्टिट्यूंसी का बेसिक मीनिंग क्या है कि जब भी एमपी और एमएलए के इलेक्शंस होते हैं तो पूरे एरिया को कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड कर दिया जाता है. हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक विन होता है, चाहे कैंडिडेट क्या बहुत सारे हों उस इलेक्शन के अंदर. उस कैंडिडेट एक ही सीट पर 10, 20, 15, 2 या 3 भी कैंडिडेट कंटेस्टेंट होते हैं, लेकिन जो हाईएस्ट वोट टेकर होता है वो विन हो जाता है. जैसे कि इन इंडिया वी आर फॉलोइंग एन एरिया बेस्ड सिस्टम और रिप्रेजेंटेशन. फॉर दिस पर्पज कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन. यानी कि पूरे देश को कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, दीज एरिया आर कॉल्ड इलेक्टर कॉन्स्टिट्यूंसीज. लाइक हम एग्जांपल लेते हैं लोकसभा के जब इलेक्शन होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जब इलेक्शन होते हैं, पूरे देश को कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है. तो 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं इंडिया के अंदर, जहाँ पर मेंबर्स को डायरेक्टली क्या है इलेक्ट किया जाता है. वैसे तो लोकसभा की जो टोटल सीट्स हैं वो 545 हैं, 2 एंग्लो इंडियंस होते हैं. 543 पूरे इंडिया को 543 सीट के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है. हर एक सीट पर एक एमपी को इलेक्ट किया जाता है, क्योंकि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू है. तो एक ही सीट के ऊपर बीजेपी वाले भी हैं, कांग्रेस वाले भी हैं, आम आदमी पार्टी भी है एंड अदर निर्दलीय दल भी हैं. जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो वहाँ का एमपी इलेक्ट हो जाएगा. तो वो क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसीज इज कॉल्ड ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. एज वेल एज स्टेट असेंबली के अंदर है. जैसे हरियाणा का स्टेट असेंबली है, तो जब भी एमएलए के इलेक्शन होंगे, विधानसभा के मेंबर होंगे, तो उस पूरे हरियाणा को कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है. जैसे हरियाणा के अंदर क्या 90 सीट्स हैं, तो इन पूरे हरियाणा को 19 कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है. तो 90 एमएलए इलेक्ट किए जाते हैं. उसी तरह हम पंजाब को देखते हैं, 114 मेंबर्स हैं, एमएलए हैं जिसको इलेक्ट किया जाता है. तो पूरे पंजाब को 114 कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है जब स्टेट असेंबली के इलेक्शन होते हैं. और हरियाणा को 19 के अंदर कहते हैं ना, ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज. द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एमएलए. उसी तरह क्या इन दी म्यूनिसिपल कमेटीज, पंचायत इलेक्शन होते हैं, उसमें विलेज और टाउन को डिवाइड कर दिया जाता है वार्ड के अंदर. तो हर वार्ड के अंदर अलग क्या है एमसी चुना जाता है, मेंबर ऑफ म्यूनिसिपल कमेटीज़. तो इसी तरह क्या है, ऊपर से लेकर नीचे जितने भी इलेक्शन होते हैं उन सभी को अपने अपने इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग उसको कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है. उसके बेस पर क्या है इलेक्शंस क्या है करवाए जाते हैं, ताकि डेमोक्रेटिक तरीके से एवरी पर्सन शुड बी पार्ट हु आर एडल्ट. लोकदल वॉन 60 सीट इन हरियाणा. इट्स मीन 90 टोटल सीट्स हैं, जिसमें 60 सीट्स किसके पास गई, लोकदल के पास चलेगी. इस तरह से क्या है हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी, इसे सीट भी बोल देते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी. कहते हैं कि पूरे देश को हमने जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं 543 सीट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, ताकि हर कैटेगरी का बंदा डायरेक्टली क्या है इलेक्ट होकर जाए और अपने अपने एरिया के बारे में, अपने एरिया की समस्याओं के बारे में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में वो पार्लियामेंट में बैठे समस्या को बताए, ताकि समस्या को हल किया जा सके. लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया के अंदर क्या है कि रिच भी हैं, पुअर भी हैं. तो जो पुअर कास्ट के पर्सन हैं वो हाई क्लास से विन नहीं कर सकते हैं, ऐसा लगता था एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशंस, कि कहीं उनका एक्सप्लोटेशन ना हो जाए, कहीं रिच ना हो जाए, पुअर ना हो जाए. तो पुअर सेक्शंस को अप करने के लिए, अपलिफ्टमेंट करने के लिए, उसकी वैल्यू को राइज करने के लिए हमने एक रिजर्वेशन सिस्टम को अडॉप्ट किया.
SC, ST एंड OBC 3 चीज़ें होती हैं जिसको हमने वीकर सेक्शन से अपर में लेके आना है ताकि वो भी अपनी डेवलपमेंट कर सकें। इन इंडिया सम कॉन्स्टिट्यूंसी आर रिजर्व्ड फॉर पीपल हु बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इन SC रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी ओनली समवन हु बिलोंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट कैन स्टैंड फॉर इलेक्शन। इसका मतलब जो सीट रिजर्व हो जाएगी उस रिजर्व पर अगर SC की सीट रिजर्व है तो सिर्फ शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति ही इलेक्शन लड़ सकता है, उसी को सभी वोट डालेंगे, चाहे उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर रिच पर्सनस हैं, चाहे जर्नल है, चाहे नॉन जर्नल है, सभी लोग SC कैटेगरी के व्यक्ति को ही वोट कास्ट करेंगे। उसी तरह अगर सीट ST की रिजर्व है तो ST का ही बंदा क्या है इलेक्ट किया जाएगा, चाहे वहाँ पर कितने लोग ही अलग रहते हैं। अगर वोमन की सीट रिजर्व है तो वोमन इलेक्ट करेगी। इस तरह से क्या है कि जो 543 सीट्स कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं इंडिया के अंदर, उसमें से शेड्यूल कास्ट की सीट 84 सीट्स क्या है रिजर्व हैं, स्टेट के अंदर 79 है, जो अदर 5 सीट्स हैं वो यूटी के अंदर है। उसी तरह शेड्यूल ट्राइब्स की सीट्स भी रिजर्व्ड है, टोटल 40 सीट रिजर्व हैं और 41 सीट क्या है स्टेट के अंदर है। 6 सीट किसके लिए होगी, यूटी के अंदर होगी। इसका मतलब 84 + 47 जो सीट्स हैं वो SC और ST के लिए रिजर्व्ड हैं। इस सीट पर कोई जनरल कैटेगरी का व्यक्ति इलेक्ट नहीं हो सकता, ना ही उसको खड़ा किया जा सकता है इलेक्शंस के लिए। वाई डू वी नीड रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी, वही पीछे मैंने डिस्कस किया कि ऐसा क्यों है कि ऐसा महसूस किया जाता है कि जो पुअर सेक्शंस के व्यक्ति हैं वो शायद रिच सेक्शन से विन ना कर सके, क्योंकि रिच सेक्शन पैसे का यूज़ कर सकता है, मसल का यूज़ कर सकता है, डरा धमका कर वोट डलवा सकता है। तो इसलिए क्या है, सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाने के कारण हमने रिजर्व सिस्टम को अडॉप्ट किया। जैसे इसने बताया गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूंसी इंश्योर्ड एवरी सिटीजन टू इलेक्ट इट्स रिप्रेजेंटेटिव एंड टू बी इलेक्टेड एज ए रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि हर कास्ट का, हर कम्युनिटी का बंदा पार्लियामेंट में आकर बैठे और अपने एरिया के बारे में जाने और उस समस्या को हल करने का प्रयास करे, उसके लिए पॉलिसीज फ्रेम करने के लिए हेल्प करे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स मेड ए स्पेशल सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज फॉर वीकर सेक्शन टू गेट इलेक्टेड टू द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, यानी कि लोकसभा के अंदर भी सीट रिजर्व होती हैं और स्टेट असेंबली के अंदर भी सीट रिजर्व होती हैं। अगर म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, पंचायत हैं, वहाँ भी सीट्स के हैं रिजर्व होती हैं। बिकॉज ऐसा क्यों है, क्योंकि दे हैव ए लैक ऑफ रिसोर्स, उनके पास रिसोर्स की कमी होती है, एजुकेशन की कमी होती है, कंटेक्ट टू कंटेस्ट एंड विन इलेक्शन अगेंस्ट अदर्स, उसको लगता है कि दूसरा व्यक्ति उसका एक्सप्लोटेशन कर सकता है, इसलिए ये सीट्स को रिजर्व किया गया। सो सम कॉन्स्टिट्यूंसीज आर रिजर्व्ड फॉर SC एंड ST। इन मैनी स्टेट्स सीट्स इन लोकल बॉडीज, विलेज एंड म्यूनसिपल कमेटीज हैं आर रिजर्व फॉर बैकवर्ड क्लासेज आल्सो, जैसे मैंने बोला ना OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस। देन मीनिंग ऑफ वोटर लिस्ट एंड इट्स इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, हमने पढ़ लिया इसके अंदर कि कहाँ कहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। तो अब कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कौन एलिजिबल होगा वोट डालने, मैंने पीछे आपको यूज़ किया था फ्रेंचाइज, एडल्ट फ्रेंचाइज who are 18 or above 18 have a right to cast vote without any discrimination। अब यहाँ पर क्या, किसी को क्या पता कि किसी की एज 18 या नहीं 18 है, तो किसी भी इलेक्शंस को हेल्ड करने से पहले एक वोटर लिस्ट बनाई जाती है। उस वोटर लिस्ट के बेस पर ही व्यक्ति क्या है अपने वोट को कास्ट कर सकता है। पहले ओल्ड सिस्टम था, पर्ची सिस्टम था, एक बैलेट पेपर होता था, उस पर पर्ची बांट दी जाती थी, लेकिन आज क्या है वोटर कार्ड भी आ गए ताकि क्या कोई इसका मिसयूज़ ना कर ले। इन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस द लिस्ट ऑफ पीपल्स एलिजिबल टू वोट इज़ प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन। किसी भी जगह पर इलेक्शन कराने से पहले वोटर लिस्ट को अनाउंस करना ज़रूरी है ताकि एलिजिबल कैंडिडेट देख सकें कि वो वोट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। जो व्यक्ति की डेथ हो गया क्या उसको वोटिंग लिस्ट से निकाल दिया गया है या नहीं निकाल देगा। इसका टाइम टू टाइम क्या है, जब भी इलेक्शन होंगे तो वोटर लिस्ट को रिवाइज किया जाता है। दिस लिस्ट इज ऑफिशियली कॉल्ड ए इलेक्टर रोल, इज कॉमनली नोन एज ए वोटर लिस्ट।
दिस इज़ द इम्पोर्टेंट स्टेप एंड लिंक टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। यानी कि ये फर्स्ट कंडीशन है, जहाँ भी इलेक्शन हेल्ड कराए जाएंगे वहाँ सबसे पहले वोटिंग लिस्ट को चेक किया जाएगा। द इलेक्टर रोल इज़ नॉर्मली रिवाइज्ड एवरी ईयर टू ऐड द नेम ऑफ दोज हु आर टू टर्न 18 ऑन द 1st Jan of that year or have moved into a constituencies. Remove the name of those who have died or move out of the constituency। यानी कि कोई बिहार में रहता है वो हरियाणा में आ गया है तो वहाँ से वो वोटर लिस्ट कटवा के हरियाणा में नाम ऐड करवा देगा, हरियाणा वाला क्या यूपी चला गया है। इस तरह से क्या वोटर लिस्ट को रिवाइज किया जाता है। इलेक्टर रिवीजन ऑफ द लिस्ट टेकन प्लेस एवरी 5 ईयर। लेकिन आजकल क्या आ गया है, इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसे हम ये कह सकते हैं कि आज क्या है, एक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड है। जब भी आप इलेक्शन में जाओगे, अपना वोट कास्ट करने जाओगे तो वो वोटर कार्ड लेके जाना ज़रूरी है। क्यों है? क्योंकि पहले वोटर कार्ड नहीं होने के कारण बहुत सारे लोग किसी दूसरे का वोट कास्ट कर देते थे, कई लोग मर जाते थे, उनके वोट भी कास्ट हो जाते थे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। इसी कंप्लेंट्स को ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड को इशू किया। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड इशू किया, उसी के बेस पर क्या वो वोट कास्ट कर सकता है, या अगर उसका कोई अदर आइडेंटिटी है तो उसको भी यूज़ किया जा सकता है, ताकि कोई इसका मिस यूज़ ना करे। तो क्या फॉर वोटिंग वोटर्स कैन शो मैनी अदर प्रूफ्स ऑफ आइडेंटिटी लाइक राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम directly approach to